अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम कुर्दुस उस्मान सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं। इस किस्त के आगाज़ में मालून खातून हमला आवरों को ढूंढते हुए एक कमरे में दाखिल होती है जहां पर फरीक ने लियो को खंजर मारा था। फिर मालून खातून कहती है, क्या यहाँ पर कोई है। फरीक मालून खातून की आवाज़ सुन लेती है और मालून खातून को खुशामदीद करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर आती है। फरीक का जख्मी हाथ देखकर मालून खातून कहती है, ये क्या हुआ मार्था। फरीक कहती है, बेदहानी में कपड़ों की संदूक का कील लग गया। फिर लियो अंदर मेज़ पर मौजूद चादर को खींच देता है। फिर मालून खातून कहती है, ये कैसी आवाज़ है। फरीक कहती है, यकीनन चूहे होंगे। मालून खातून कहती है, छोटे छोटे चूहे इतनी आवाज़ कैसे पैदा कर सकते हैं। फरीक कहती है, 3-4 चूहे होंगे। फिर वहाँ से एक चूहा बाहर आ जाता है। मालून खातून उस चूहे को देख रही होती है कि फरीक अचानक से अपना खंजर निकालकर मालून खातून पर हमला करने ही वाली होती है। वहाँ पर आयशा खातून आ जाती है। फरीक आयशा खातून को देखकर अपना खंजर छुपा लेती है। आयशा खातून मालून खातून को बताती है कि जिंदान में मौजूद सिपाहियों को होश आ गया है। फिर मालून खातून और आयशा खातून वहाँ से चली जाती हैं। फिर दिखाते हैं कि कबीले के लोग बातुर का जनाजा पढ़कर वापस आ रहे होते हैं। बेंगे खातून रोते हुए कहती है, तुम शहीद हो गए मेरे भाई और मुझे तकलीफ़ में छोड़ गए। फिर तुर्गुत ओगतम साहब को कहता है, मैं जानता हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत तकलीफ़ देह है, लेकिन मेरे पास एक जिम्मेदारी है जिसका इंतज़ार नहीं किया जा सकता। तो ओगतम साहब कहते हैं, इस दर्दनाक दिन में ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जिसका इंतज़ार नहीं किया जा सकता। फिर तुर्गुत कहता है, मैं कबीले की तलाशी लूँगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। बेंगे खातून कहती है, कैसी तलाशी। तो तुर्गुत कहता है, कुस्तुनतुनिया से मारकरी आने वाले टैक्स गायब हैं। कांतानोस का कहना है कि वो जिम्मेदारी आपके पास है। ओगतम साहब गुस्से में कहते हैं, क्या अब तुम काफरों की बात पर इस कबीले की तलाशी लोगे। महेंद्र कहता है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बातुर ने टैक्स हथिया लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बेंगे खातून तुर्गुत को गुस्से में कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं। फिर तुर्गुत कहता है, हमारा मकसद सिर्फ हमारे शहीदों पर लगे गए बदनुमा दाग को हटाना है। फिर तुर्गुत अख्तमूर को तलाशी के लिए भेजता है और बेंगे खातून गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि महेंद्र अपने सिपाही हुसैन को सरदार बनाने का लालच देकर सोना ढूंढने का हुक्म देता है और कहता है, हर जगह सिपाहियों को फैला दो। फिर वो हुसैन को एक खत लिखने का कहता है। महेंद्र खत में लिखवाता है, अजीम सिंजार साहब, आप जानते हैं कि उस्मान एक लापरवाह शख्स है। उसने इमारत को जलाकर राख कर दिया। उस्मान काफरों की बातों पर चलकर जंग की तरफ बढ़ रहा है। फिर वो मंजर दिखाते हैं जहाँ पर उस्मान और बाला अलाउद्दीन को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और अलाउद्दीन की हालत बहुत ख़राब होती है। फिर अलाउद्दीन अचानक से नीचे गिर जाता है। ओलुफ के सिपाही भी उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। फिर उस्मान अलाउद्दीन को उठाकर आगे बढ़ने लगता है। ओलुफ के सिपाही भी पीछे पीछे आ रहे होते हैं। फिर उस्मान अलाउद्दीन को नीचे लिटाकर ओलुफ के सिपाहियों के सामने खड़ा हो जाता है। ओलुफ का सिपाही कहता है, तुम अपनी मौत से नहीं भाग सकते। उस्मान कहता है, तुम भी नहीं भाग पाओगे। फिर उस्मान बुरहान को तीर चलाने का हुक्म देता है। बुरहान और दूसरे सिपाही ओलुफ के सिपाहियों पर तीर चलाने लगते हैं। फिर उस्मान डुंगरुल और सिपाहियों को पुकारता है और वो भी उन पर तीर बरसाने लगते हैं। फिर वो मंजर दिखाते हैं जहाँ उस्मान कह रहा था कि यानी शहर से मेरे बेटे को अगवा करने वाले इतने माहिर थे कि अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़े और हमें अपने जाल में फंसाने के लिए निशानात छोड़े हैं। हमें चाहिए कि हम भी उनके लिए जाल बिछाएं। फिर उस्मान सिपाहियों को अपने मंसूबे के बारे में आगाह करता है और जरकुताई को बुरहान को खबर करने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ बुरहान और दूसरे सिपाही तीर बरसा रहे होते हैं। ओलफ के सिपाही पीछे हटने की कोशिश करते हैं। जरकुताई दरख्त पर से आग का तीर बारूद पर चलाता है और उसकी वजह से धमाका होता है। फिर उस्मान और उसके सिपाही आहिस्ता आहिस्ता ओलफ के सिपाहियों का खात्मा कर रहे होते हैं। फिर उस्मान ओलफ के सिपाही की गर्दन पर तलवार रख कर कहता है, मेरे बेटे की तरफ हाथ बढ़ाने वाले हर शख्स का सर काट दूंगा। और उस्मान उसे मार देता है। फिर उक्तम कबीले में अख्तमूर तलाशी के लिए आगे बढ़ रहा होता है, मगर अल-जिजिक उसे रोकते हुए कहती है, मैं आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। अख्तमूर कहता है, रास्ते से हट जाएं और मुझे अपना काम करने दें। अल-जिजिक अपनी तलवार निकालते हुए कहती है, मैं पीछे नहीं हटूंगी।
پھر اکدم صاحب وہاں پر آ کر الججک سے کہتے ہیں ہٹ جاؤ، انہیں تلاشی لینے دو۔ پھر تیمور تلاشی کے لیے اندر کی طرف جانے لگتا ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ عثمان کے سپاہی علاء الدین کو لے کر واپس قبیلے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر عثمان کا سپاہی تیمور سے کہتا ہے کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ پھر الججک بھی آ کر کہتی ہے آپ نہ ہونے والی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تیمور کہتا ہے مجھے آپ پر یقین ہے مگر ریاستی مسئلے کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ پھر ایک سپاہی تیمور کو آواز دیتا ہے۔ تیمور وہاں پہنچتا ہے اور سپاہیوں سے جگہ کو کھودنے کا کہتا ہے۔ وہ جگہ کھودنے کے بعد سونے کا صندوق مل جاتا ہے۔ الججک یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ پھر سپاہی وہ صندوق اٹھا کر باہر لے آتے ہیں۔ پھر ترگت بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور صندوق کو کھولتا ہے تو یہ وہی سونے کی اشرفیوں کا صندوق ہوتا ہے۔ اکدم صاحب اور تمام لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر ترگت اکدم صاحب سے کہتا ہے آپ کا جرم ثابت ہو گیا۔ اکدم صاحب کہتے ہیں مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، یقیناً مجھ پر کوئی بہتان لگایا جا رہا ہے۔ تو ترگت کہتا ہے اب عدالت میں ہی فیصلہ ہوگا۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔